फाइनाइट यूनिक आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, तो जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है सामने, ये क्या लिखा है, एफ जेड इक्वल टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कोस एक्स साइन वाई। अब पूछा गया कि या ये एनालिटिक है, तो हम एनालिटिक के लिए भी क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल। तो इसे डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो क्या हम सिंपल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं, दिक्कत है थोड़ी सी। इधर एफ जेड लिखा हुआ, उधर क्वेश्चन सारा दिया हुआ एक्स वाई में, या तो इस क्वेश्चन को एक्स जेड में चेंज करो तब डिफरेंशिएट हो सकता है। तो पहले तो तुम बताओ क्या सिंपल इसे तुम जेड में चेंज कर सकते हो। सोचो, जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई, तो क्या इसे एक्स वाई में कन्वर्ट किया जा सकता है, बताओ कैसे। बहुत आसान है। जो साइन है हमारा, जैसा पीछे है साइन एक्स और कोस हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं हम कोस आई वाई, और यहाँ पे प्लस आई कोस एक्स है, और इसे लिख लो, हाँ तो आई ये कहां जाएगा, अंदर चला जाएगा ना, क्योंकि कोस एक्स कोस आई एक्स बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स, और साइन आई एक्स जो होता है वो होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आई यहां से हट जाएगा और यहां बन जाएगा साइन आई वाई। तो किसका फॉर्मूला बन गया, ये साइन ए प्लस बी का, तो साइन एक्स प्लस आई वाई का, और ये बन गया हमारा साइन जेड। ठीक है, तो ये बन गया एफ जेड। अब हम इसे सिंपल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एफ डैश जेड की वैल्यू कितनी जाएगी, कोस जेड, और कोस जेड की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं होती, क्योंकि कोस जेड की वैल्यू क्या होती है, हमेशा फाइनाइट आती है, माइनस वन के बीच में आती है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसे होगी, डिफरेंशिएबल होगी, डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक है। नहीं समझे, बस जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हैंस कह सकते हैं हम, हैंस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, सो एफ जेड इज एनालिटिक। इसी तरह से और क्वेश्चन देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और देखिए 1 मिनट के लिए। ये मैंने एनालिटिक की डेफिनेशन खोल दी, कंडीशन आ गई, ये तो मैं करवा चुका सब तुम्हें, मैंने क्वेश्चन गलत उठा लिया, चलिए कोई बात नहीं, वो तो कर ही तो दिया, इतना ही तो है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन था। अब आया क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये है जेड की पावर एन, अभी उतारना बाद में नोट कर लेना, एफ जेड इक्वल टू कितना है, जेड की पावर एन है, इसे हमें चेक करना है, जहां एन क्या दिया है इसने, पॉजिटिव इंटीजर गया है, तो वो कह रहा है कि बताइए क्या ये एनालिटिक होगी। अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो इसे तो हम सिंपल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बताइए एफ डैश जेड कितना आ जाएगा, एन जेड की पावर एन माइनस वन। तो बताइए क्या कभी ये इनफाइनाइट बैठेगी, इनफाइनाइट बैठ सकती है। तो यदि तुम एन की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो इनफाइनाइट बैठ सकती है। कैसे, एन की वैल्यू मान लीजिए माइनस के 2 डाल दी तुमने, तो ये पावर नेगेटिव में बन जाएगी, ये नीचे पहुंच जाएगा, और जब ये नीचे पहुंच जाएगा जेड, तो जेड इक्वल टू यदि 0 रख दिया तो 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन उसने पहली कंडीशन लगा रखी है, एन तो पॉजिटिव इंटीजर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 भी लोगे तो जेड की पावर कितनी आएगी, 0, तो 1 बैठ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो फाइनाइट यूनिक होगा। तो हम कहेंगे ये फाइनाइट और यूनिक है एन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। इसका मतलब ये फंक्शन कैसी है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक है। समझ में आ गई बात तुम्हें, मैं यहां लिख देता हूं, ये वैल्यू कैसी आएगी, फाइनाइट एंड यूनिक आएगी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड। ये सब मैंने यहां से काट दिया और यहां पे लिख देंगे हम हैंस करके, हैंस एफ जेड क्या बन गई, एज सीधा एनालिटिक दूं, एनालिटिक। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखें एक क्वेश्चन ये दिया है, सो दैट द फंक्शन एफ जेड है जिसका रियल पार्ट यू है, इमेजिनरी पार्ट वी है, और डिफाइन इस तरह से करी है एफ जेड को। एफ जेड की 2 वैल्यू दी हैं, पहली जब जेड 0 नहीं है तो ये लेना, और जब जेड 0 है तो 0 लेना। तो यहां पर जो एफ जेड है वो पीस वाइज दी है, टुकड़ों में दी है, एक टुकड़ा ऊपर वाला और एक टुकड़ा नीचे वाला। पहले हम इन फंक्शन को सही से समझ लें। पहले हम ऊपर वाली को समझते हैं। उसने कहा जब जेड की वैल्यू 0 नहीं है, जेड की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, जैसा कि मान लीजिए ये आर्गन प्लेन है, आर्गन प्लेन में ये हमारी रियल एक्सिस है और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। तो किन पॉइंटों की बात कर रहा है, जहां पर जेड 0 नहीं है। जेड 0 कहां होता है, केवल ओरिजिन पर, जहां पर रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, 0 होगा। बाकी सभी पॉइंटों पर, यहां कहीं भी किसी भी पॉइंट पर चेक कर लीजिए, वहां जेड की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। भाई जेड 0 कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब होता है, जब उसका रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस पर लिया गया है तो यहां पर रियल पार्ट तो कुछ आएगा, इमेजिनरी पार्ट तो 0 होगा, तो उसको हम 0 कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी कह देंगे।
तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर उसे कहा जाता है जिसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो हो। तो ये बात कर रहा है कि अगर तुम इस पर निकालोगे, इस पॉइंट पर निकालोगे, इधर कहीं किसी भी पॉइंट पर निकालोगे जेड की वैल्यू, तो इससे निकालना ऊपर वाले से। किससे? एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकालना। मैं तुमसे वैसे क्वेश्चन पूछता हूं, कोई मुझसे कहने लगा है एफ थ्री प्लस फोर आई की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो इससे निकलेगी ऊपर वाले से या सेकंड वाले से? सेकंड वाली कभी इस्तेमाल करनी जब जेड जीरो हो, लेकिन जेड हमने जीरो तो लिया, जेड के लिए तो 3 प्लस 4 आई ली, तो इससे निकलेगी। तो कैसा करोगे, इसमें जेड की वैल्यू खोल लो, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ये बैठा, तो एक्स की जगह 3 कर देंगे, वाई की जगह 4 कर देंगे, तो फंक्शन निकल जाएगी। हमें फंक्शन नहीं निकालनी, मैं तो समझा रहा हूं वैसे जो है कि इसका मतलब ये है। तो अब इस फंक्शन को करें कैसे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल या एनालिटिक कैसे चेक करें। यहां एक समस्या आ गई है, यहां पर इधर एफ जेड लिखा हुआ है और इधर सारा क्वेश्चन एक्स वाई में। या तो तुम इसे जेड में कन्वर्ट कर दो पूरे को, अगर तुमने जेड में कन्वर्ट कर लिया तो मैं सिंपल डिफरेंशिएट कर लूंगा, लेकिन ये सिंपल जेड में कन्वर्ट होना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर कैसे करूं इस क्वेश्चन को? तो इसके लिए मैं यहां पर थ्योरम लगाऊंगा। थ्योरम क्या करूंगा, इसका मैं पहले तोड़ लेता हूं रियल और इमेजिनरी पार्ट में, इसका u पहचान लेता हूं और v पहचान लेता हूं, फिर कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कराऊंगा और साथ में जो पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे डेल u डेल x डेल u डेल y उन्हें कंटीन्यूअस शो करूंगा। ठीक है, तो मैं थ्योरम से क्वेश्चन को करने जा रहा हूं क्योंकि मैं जैसे जेड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो देखिए इसका रियल पार्ट बताइए मुझे कितना होगा। इसका रियल पार्ट छाटिए, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया रियल पार्ट। अब आई वाले छाटिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया u, ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ जरा, लाइट चली गई। नमस्ते बच्चों, अभी तो मैंने एक्सटेंड किया था इसे। डिस्प्ले सेटिंग में जाऊं, ये अपना आप ही चेंज हो गया, अब शो ही नहीं कर रहा है। तो एक मिनट रुको बच्चे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है कुछ अलग तरह की। अब आया एक्सप्लेनेशन। हाँ तो बच्चों हम इस क्वेश्चन में कर क्या रहे थे वो सुन लीजिए। हाँ, हम यहाँ पर फंक्शन जो दी गई थी हमारी वो टुकड़ों में दी गई थी। जब जेड जीरो नहीं है तो फंक्शन ऊपर वाले दी गई, जब जेड की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो दी गई थी। तो हम तब देख रहे हैं जब जेड की वैल्यू जीरो नहीं है तो फंक्शन को हम तोड़ रहे हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो हमने यहाँ पे देखा जो रियल पार्ट आया वो ये वाला आया और इमेजिनरी पार्ट ये आया। तो बता सकते हो यू कितना निकला यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो वी की वैल्यू आई वो एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब अपॉन में आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जब जेड की वैल्यू जीरो है, जब जेड की वैल्यू जीरो है तो उसने फंक्शन की वैल्यू दी है एफ जेड बराबर जीरो, क्योंकि उसने लिखा एफ जीरो बराबर जीरो का मतलब क्या होता है, जेड की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू भी जीरो है। अब इसको भी तोड़ दीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट में। जब हम इसको तोड़ेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट में तो इस तरह से टूटेगा, यहां आ जाएगा जीरो प्लस आई जीरो। तो इसकी कंपेयर करिए यू प्लस आई वी से, तो यू की वैल्यू कितनी आई जीरो और वी की वैल्यू कितनी आई जीरो। तो हमने यू और वी को अलग अलग निकाल लिया कि भाई इस केस में ये बैठेगा इस केस में ये बैठेगा। तो मैं u को अलग से डिफाइन कर रहा हूं, तो u वास्तव में आया क्या। देखें यहां पर u हमारी फंक्शन है x और y में क्योंकि दो वेरिएबल बैठी है,
और इसकी वैल्यू 2 बैठी। पहली वैल्यू बैठी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन कब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू कब बैठी जब जेड की वैल्यू 0 नहीं है, और ये वाली वैल्यू ये जो कब आई जब जेड की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये u बन गया। ऐसे ही हमारा v बनेगा। अब v क्या बनेगा वो देख लीजिए, घबराना मत, ये तो बड़े क्वेश्चन है, फिर मैं इनका तुक्का बताऊंगा बाद में जाकर लास्ट में। यहां पर v की वैल्यू चेक करिए, एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर जब जेड नॉट इक्वल टू 0 के है, और 0 जब जेड की वैल्यू 0 है। देखिए इसका मतलब ये है एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू 0 0, और इसका मतलब क्या है, इसका एक्स वाई इक्वल टू 0 0। मतलब जेड का मतलब क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, पॉइंट में लिखोगे तो क्या बनेगा एक्स कोमा वाई, और 0 का मतलब क्या होता है 0 प्लस 0 आई, तो उसका पॉइंट बनेगा क्या बनेगा तो 0 0। मतलब जब तुम्हारा ये पॉइंट जो है ओरिजिन नहीं होगा तो ये इससे निकालना, और ओरिजिन होगा तो इससे निकालना। यही वी में कंडीशन बन सकती है। यहां पर लिख सकते हो तुम एक्स वाई नॉट इक्वल टू कितना 0 0, और इससे निकालोगे तो ये एक्स वाई, और यहां क्या जाएगा 0 0। अब हमने यू और वी अलग अलग कर लिए क्योंकि मैं थ्योरम लगाने जा रहा हूं यहां पर। ठीक, तो सबसे पहले कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। तो कोची राइमन इक्वेशन क्या कहती है, यू का करो एक्स के, यू का करो वो वी का करो वाई के, तो दोनों सेम आने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, किस पॉइंट पर किसी पॉइंट पर पूछा है या इन जनरल पूछा है, ऊपर चेक करो। यहां जब भी कोई फंक्शन यहां लिखा है, ये लिखा हुआ, कहां चेक करना है तुम्हें ओरिजिन पर, तो ओरिजिन पर चेक करना है मुझे, तो एक पॉइंट पर ढूंढना है मुझे, तो मैं ओरिजिन पर चेक कर रहा हूं, तो तुम मुझे बताओगे एट ओरिजिन पर। ठीक है, डेल यू डेल एक्स निकालना है हमें, किस में निकालना है 0 0 पर, ऐसा लिख सकते हो तुम, या संकेत यू लिख दो यू एक्स 0 0, ऐसा संकेत दे दो, एक ही बात होती है। ठीक है, फॉर्मूला बताओ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर फंक्शन में कहां चेंज करना एक्स में, तो 0 प्लस एच, वाई में कोई चेंज नहीं करना, माइनस के लिखना है यू 0 0 और अपॉन में लिखना है एच। तो बताओ कि सोच क्या पहले वाले की वैल्यू किससे निकलेगी, इसकी वैल्यू किससे निकलेगी, यू की वैल्यू तो 2 है, तो किससे निकालूं ऊपर वाले की वैल्यू। देखो क्योंकि इसमें x कितना है h है और y कितना है 0, तो ऊपर वाले से आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहां कंडीशन लगी हुई है। नीचे वाली वैल्यू कब आनी है 0 0, तब आनी है जब ये x और y दोनों ही 0 0 होंगे, ओरिजिन होगा तो ये ऊपर वाले से आनी है। तो x की जगह क्या भरोगे h भरोगे, तो यहां आ जाएगा h क्यूब, और y की जगह 0 अपॉन यहां h स्क्वायर, y की जगह 0, फिर माइनस, अब u 0 की वैल्यू किस आनी, ये सेकंड से आनी, क्योंकि इसमें x भी 0 है और y भी 0 है, तो कितना बैठ जाएगा 0, और अपॉन में कितना है h। अब इस लिमिट को सोल्व कर दो, बताओ h क्यूब से h क्यूब कट जाएगा, तो कितनी लिमिट आ गई 1 आ गई। समझ रहे हो तुम। अब कोई बच्चा कहता है यहां पर तुमने u का सीधा क्यों नहीं करा, मतलब यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों लगाया, क्योंकि यहां फंक्शन जो थी वो टुकड़ों में थी, और हमारे जो सीधे फॉर्मूले होते हैं वो केवल एक फंक्शन के लिए होते हैं, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का, टेन एक्स का, एक फंक्शन का, पीस वाइज के नहीं होते। और ये फंक्शन हमारी यू जो है वो टुकड़ों में है। ठीक है, तो इसलिए मुझे डेफिनेशन सा करना पड़ा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल सा क्वेश्चन करना पड़ा। ऐसे ही मैं करूंगा अब वी का वाई के, अब वी का देखना, बस एक करूंगा मैं, बस सिमिलर लिख दूंगा फिर मैं। चलो बताओ वी का वाई के, लेकिन निकालना कहां पर है ओरिजिन पर ही, या ऐसे भी लिख सकते हो 0 0 पर निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है वाई के। बताओ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या लिखा जाएगा x टेंड्स टू 0, लेकिन v में कहां चेंज किया जाएगा x में या y में, y में, तो 0 प्लस h, ये तो आएगा माइनस के v 0 0 अपॉन में h। सोच के बोलना, बताइए पहले वाली फंक्शन की वैल्यू किससे निकलेगी, ये ऊपर वाली से या नीचे वाली से, ऊपर वाली से, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है वो 0 और h बन रहा है, ओरिजिन नहीं बन रहा, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ h है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सेकंड वाली ऊपर वाली हो रही है। तो भरिए इसमें, तो x की जगह तो 0 आ जाएगा और y की जगह h आ जाएगा, तो h क्यूब अपॉन में आ जाएगा 0 प्लस h स्क्वायर, और पीछे वाले का वैल्यू तो 0 आ जाएगी, और अपॉन में कितना आ जाएगा h, और h से h कट जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या आ गया अपन। इसका मतलब ओरिजिन पर पहले वाली कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि u x की वैल्यू 0 0 पर और v y की वैल्यू 0 0 पर सेम आ गई। अब दूसरी कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही दूसरी निकालनी है। ठीक है, बताओ क्या निकालना, अब दूसरे वाली क्या है, चलो कर देता हूं मैं। u का करना है y के, लेकिन निकालना किस पर है 0 0 पर। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, u की वैल्यू निकालनी है 0 0 पर। ठीक है, तो फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0, बताओ कहां पर चेंज करोगे y में, तो u और 0 प्लस h, माइनस के u 0 0 अपॉन में कितना आ जाएगा h,
अब तुम बताओ फंक्शन की वैल्यू किससे आएगी। यू की दो वैल्यू थी, अब फर्स्ट से निकलेगा या सेकंड से निकलेगा, ये बताओ। यू की तो दो वैल्यू थी, फर्स्ट है या सेकंड से, किस पॉइंट पे निकाल रहे हो तुम। हाँ इसमें देखो ना, इस पॉइंट पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक्स की वैल्यू तो 0 है और वाई की वैल्यू एच है, 0 0 नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट से ही निकलना है, इससे ही। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक मिनट रुक जाइए। हम अपने दिमाग में ये क्यों मान लेते हैं कि हम बीएससी फाइनल पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन तुमसे ये कहा जाए, कोई पूछने लगा है एफ एक्स वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन तब है जब एक्स वाई की वैल्यू 0 0 ना हो। अरे एक बार 0 बताई गई है, एक्स वाई की वैल्यू जब 0 0 है। ये तुमसे पूछा गया एफ 3 1 की वैल्यू निकालो, तो किससे निकालोगे तुम, ऊपर से निकालोगे, और 3 0 पर निकालना, और 0 3 पर निकालना, और 0 0 पर निकालना, तब निकलेगी नीचे वाले से। ये इतनी सी तो बात है बस यहाँ। तो यहाँ पर इस पॉइंट में, यहाँ पर देखो, यहाँ वाई एच है ना, तो ये पॉइंट 0 0 पर निकाले तुम फंक्शन की वैल्यू, तुम 0 एच पर निकाल रहे हो, तो अब ऊपर से ही निकलनी है। तो ऊपर से देखो ध्यान से, यहाँ पर जब यहाँ पर रखोगे ये रही हो, तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स की जगह 0, वाई की जगह हो जाएगा एच, तो माइनस एच क्यूब अपॉन क्या जाएगा एच स्क्वायर, ये लिख दो। यहां बैठेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां बैठेगा तुम्हारा कितना, माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच, और ये आ गया 0 अपॉन में एच कट जाएगा, एच क्यूब आएगा और अपॉन में एच स्क्वायर, कुल मिलाकर क्या आ जाएगा -1। अब मैं निकाल लूंगा तुम्हारे जो है इसके v को करूंगा y के रिस्पेक्ट में, ये तो है। अब v को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, बताइए x के हाँ x के, डायरेक्ट लिख दो फॉर्मूला। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, कहां चेंज करना है v के अंदर, x में, तो 0 प्लस h कोमा 0 और माइनस v 0 0 और अपॉन में कितना h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब तुम्हें बताना v की वैल्यू कौन सी वाली फंक्शन से निकलेगी, ऊपर वाले से निकलेगी, इस वाली से। तो बस x की जगह 0 भर देंगे और y की जगह h, तो h क्यूब अपॉन h स्क्वायर, तो यहां पर लिख दिया मैंने h क्यूब अपॉन h स्क्वायर, और नीचे हमारा कितना है h है, ये पीछे वाला 0 हो ही जाएगा, कुल मिलाकर तब बना जाएगा। तो बताइए सोचकर, क्या यू वाई बराबर माइनस के वी एक्स बैठा, चेक कर लो, क्योंकि पहले वाला कितना आया था -1 और ये कितना आया +1, तो सही तो है। इसका मतलब कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ओरिजिन पर। तो पहला पार्ट तो उसने ये कहा था, फिर आगे क्या कहा वो भी देखो अब, और क्या पूछा था देखो, उसने कहा था कि भाई ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, जबकि f'0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये फंक्शन डिफरेंसेबल नहीं है ओरिजिन पर। कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं लेकिन ये डिफरेंसेबल नहीं है। अब मैं तुम्हें डिफरेंसेबल चेक करके दिखाता हूं, कंटिन्यूस बाद में चेक करेंगे, कंटिन्यूस तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा। अब हम निकाल रहे हैं f'0, ठीक है। बताइए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में, हाँ बोलो, नहीं 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 तुम उससे कर रहे हो डेल में, डेल जेड में, हाँ एफ जेड को चेक कर रहे हो ना तुम, और यहां पर क्या आ जाएगा डेल्टा जेड, माइनस के क्या आ जाएगा f0 अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा जेड। अब तुम्हें इसकी वैल्यू भरनी, अब फंक्शन की वैल्यू तो दे रखी है एक्स वाई में, और ये किस में आ रहा है डेल्टा जेड में, तो इसे एक्स वाई में कन्वर्ट कर लो ना, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट, यहाँ डेल्टा एक्स टेंस कॉमन लिख दो डायरेक्ट डेल्टा वाई, और यहाँ आ जाएगा 0 0, और यहाँ आ जाएगा एफ डेल्टा एक्स प्लस आई और डेल्टा वाई, और अपॉन ये आ जाएगा एफ 0 प्लस 0 लिख दो 0 प्लस आई 0, जिससे कि तुम्हें फंक्शन पहचानने में दिक्कत ना आए, और यहाँ डेल्टा एक्स और प्लस आई डेल्टा वाई। अब तुम्हें पहले इस फंक्शन की वैल्यू बतानी, इसकी बताना, सोच के बोलना। ए ऊपर देखो सबसे ऊपर, यहां पर देखो जब क्वेश्चन शुरू हुआ था, ये रहा, ये वैल्यू तब लेनी है जब जेड की वैल्यू 0 नहीं है, और जब जेड की वैल्यू 0 होगी, या ऊपर देख लो जेड की वैल्यू 0 होगी तो 0 लेनी है, समझ में आ गई। लेकिन तुम्हारी फंक्शन में क्या है, एफ के अंदर है डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, समझ रहे हो तुम। तो कौन सी का इस्तेमाल करेंगे हम, पहली का या दूसरी का, पहली वाली का, लेकिन इस साइड में जेड लिखा हुआ, उधर लिखा हुआ एक्स वाई, तो जेड को क्या लिख लेंगे एक्स प्लस आई वाई, तो एफ के अंदर एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू ये है, लेकिन हमें किसकी निकालनी है, एफ डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, तो जहां एक्स है वहां डेल्टा एक्स कर दो, और जहां वाई है वहां डेल्टा वाई कर दो, ठीक है। तो इस फंक्शन की वैल्यू निकल आएगी यहां पर। करें, यहां पर बताओ क्या आएगी, एक बार क्वेश्चन देख लो, डेल्टा एक्स क्यूब ब्रैकेट
तुमने पूरा कर लिया सोल्व? नहीं, क्वेश्चन तो रखा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है, एक मिनट में देख लो, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर जाए, एक मिनट को मैं देख लूँ क्या था। अच्छा, यहाँ पे 1 प्लस आई था, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इकट्ठा करने की सोच रहा था सीधा ही। चलो बोलो, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस आई, हाँ 1 प्लस आई, फिर माइनस डेल्टा वाई था, डेल्टा वाई क्यूब, और ब्रैकेट में 1 माइनस आई अपॉन में डेल्टा एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, यही तो था। और अपॉन में, और पीछे कितना आएगा इसका बताओ, इस वाले का, इसका तो जीरो पर तो जीरो ही थी फंक्शन, अरे जीरो पर तो जीरो थी ना, एफ जीरो बराबर जीरो, तो ये जीरो आ गया। और नीचे हमारा चल रहा है डेल्टा एक्स प्लस के आई डेल्टा वाई, आई डेल्टा वाई, और यहाँ पर लिमिट चल रही है हमारी ये। अब यहाँ पे सोचो, क्या ये डायरेक्ट लिमिट सोल्व हो जाएगी? अगर मैं डेल्टा एक्स की जगह जीरो भर दूं और डेल्टा वाई की जगह जीरो भर दूं, तो क्या ये लिमिट सोल्व हो जाएगी? नहीं, जीरो अपॉन जीरो बन जाएगा। तो फिर रास्तों का तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा, और रास्ता है हमारा सबसे फेमस, डेल्टा वाई बराबर एम डेल्टा एक्स। इस रास्ते से हम इस लिमिट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान सुनना। यहां पर हमने एम रखेंगे, डेल्टा एक्स रखेंगे, तो यहां से एम क्यूब बनेगा, डेल्टा एक्स की क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे एम स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन जाएगा, ऊपर डेल्टा एक्स की क्यूब कॉमन आएगा, तो ऊपर डेल्टा एक्स बचेगा, और नीचे वाले में एम रखेंगे डेल्टा एक्स कॉमन आएगा, तो वो डेल्टा एक्स कट जाएगा, तो कहीं पे भी डेल्टा एक्स नहीं बचेगा। तो ऊपर बताओ क्या आया, 1 प्लस आई आया, माइनस एम क्यूब आया, 1 माइनस आई आया, और नीचे यहाँ पर 1 प्लस एम स्क्वायर आया, और यहाँ पर देखो 1 प्लस आई एम आया, ये आया। सही है। अब यहाँ डेल्टा एक्स भी नहीं बचा, तो बस ये ही लिमिट आ गई। लेकिन ये सोचिए, क्या ये लिमिट यूनिक आई? नहीं, ये लिमिट एम पर डिपेंड हो गई। इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकती ओरिजिन पर। बस यही क्वेश्चन करना था। तो हम कह देंगे भाई देखिए, ये लिमिट बैठ गई, ये एम क्यूब 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर और 1 प्लस आई एम इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है क्योंकि ये डिपेंड है एम पर। सो हम कह सकते हैं एफ डैश जेड हमारा एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करा, निकला ही नहीं, क्योंकि निकला तब माना जाएगा जब ये लिमिट फाइनाइट और यूनिक होगी। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट कहां पर? जीरो पर, ओरिजिन पर। ये डिफरेंशिएबल नहीं है या एनालिटिक नहीं है। आगे बात समझ में। अब कंटिन्यूटी की बात करते हैं। देखिए, जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस चेक करनी होती है, तो मैंने तुम्हें बाकायदा एक वीडियो डाल रखी है, उसमें कंटिन्यूटी समझाई थी कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कंटिन्यूटी कैसे निकल जाती है। वरना शॉर्टकट मैंने बताया था कि अगर किसी फंक्शन को तुम u और v में तोड़ सकते हो, आराम से u और v में तोड़ सकते हो, जैसे हमने तोड़ लिया था यहाँ पर। देखो ये रहा, जब हमारा z नॉट इक्वल टू जीरो था तो u ये बना और ये v बना। ये तो बताइए ये कैसी फंक्शन है? एल्जेब्रिक है, और एल्जेब्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होती है। एल्जेब्रिक में भी ये रेशनल फंक्शन कहलाती है, परिमेय फंक्शन, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, ये हमेशा ही कंटिन्यूअस आती है। और जब हमारा z बराबर जीरो था तो u और v की वैल्यू क्या आई? जीरो। जीरो को लिख सकते हो तुम x की पावर जीरो लिख लो, तो भी एल्जेब्रिक नहीं, x की पावर जीरो क्यों लिखोगे? x पावर जीरो तो बन हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, जीरो भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन होती है, जीरो इंटू एक्स कर दो, अरे 1x लिख दिया तुमने तो वो एल्जेब्रिक है, जीरो इंटू एक्स कर दीजिए तो एल्जेब्रिक आ गया। तो ये भी सब क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। और वैसे भी तुम जानते हो u इक्वल टू जीरो एक कांस्टेंट फंक्शन होती है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस आती है। जैसा y इक्वल टू टू लिख दिया तुमने, कहीं पर y इक्वल टू टू लिख दिया, तो टू तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि पैरेलल किसके आएगी? x के आएगी, और एक लाइन तो जाएगी है, तो हमेशा ही कांस्टेंट फंक्शन कह दीजिए, एल्जेब्रिक फंक्शन कह दीजिए, ये सब कंटिन्यूअस है। तो हमने दोनों केस में देखा, जब z नॉट इक्वल टू जीरो था तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वे भी कंटिन्यूअस थे, और जब z इक्वल टू जीरो था तो उसके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जीरो जीरो थे, तो वे भी कंटिन्यूअस हैं। तो इसका मतलब एफ जेड कैसी हुई? कंटिन्यूअस हुई। नहीं समझे? वरना तरीका ये है, वैसे तो जब फंक्शन पीस वाइज होती है, जैसा कि u की वैल्यू ये है, एक मिनट में तुम्हें बता देता हूं, ए u की वैल्यू ये बैठी दो, एक ये बैठी एक ये बैठी। कंटिन्यूटी का रूल ये होता है कि तो जहां पर फंक्शन टूट रही है, दो जगह टुकड़े हो रहे हैं, एक तो हो रहा है जीरो जीरो पे, ये बताया उसने जीरो लेना, और एक जब जीरो जीरो नहीं है तो ये लेना, तो केवल वहां चेक करिए जहां पर इक्वल साइन आता है। अगर पीस वाइज फंक्शन है तो इक्वल साइन कहां पर आ? यहां पर आ, तो ओरिजिन पर चेक कर लीजिए, ओरिजिन के अलावा ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस आएगी। तो ओरिजिन पर चेक कैसा करेंगे? ओरिजिन पर फंक्शन की वैल्यू और ओरिजिन पर फंक्शन की लिमिट
दोनों सेम आनी चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू ओरिजिन पे कितनी है, 0 है, तो तुम्हें ओरिजिन पर लिमिट और निकालनी पड़ेगी, तो तब हम चेक करेंगे। एक क्वेश्चन मैं याद कराता हूं तुम्हें 1 मिनट के लिए। मैंने यहां से क्वेश्चन एक बदल दिया, वरना तुम तो शॉर्टकट से करने वाले हो क्वेश्चन हो, तो इसलिए तो तुम्हें ऐसे काम चल जाएगा। मैं यहां पे एक बात बोलता हूं, छोटी सी एक बात। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 12th का क्वेश्चन। ये मैंने लिखा है यहाँ पे x+2 जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और मैंने यहाँ पे लिखा x+1 जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। यहां मैंने इक्वल लगा दिया। ठीक है, तुमसे पूछा गया इस क्वेश्चन को 0 और 3 के बीच में चेक करके दिखाइए कि कंटिन्यूअस कहां पर है कहां पर नहीं है। बताइए कोई बच्चा, डायरेक्ट एकदम, इतनी मेहनत ना करनी पड़ती इन क्वेश्चनों के अंदर। नहीं, कहां खतरा है, किस पॉइंट पर खतरा है, बस जहां पर फंक्शन टूटी है वो। देखो यहां पर फंक्शन दो तरह की है, एक x+2 है, एक x+1 है। हमें पता y बराबर x+2 एक लाइन होती है, और ये भी y बराबर x+1 भी एक लाइन होती है, लेकिन इन दोनों लाइनों को जोड़ा कहां जा रहा है, 1 पर। अब ये देखना कि 1 पर ये जुड़ी या नहीं जुड़ी, तो इसलिए केवल 1 पर चेक करो। 1 पर एक बार निकालते थे वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार निकालते थे राइट हैंड लिमिट, निकालते थे फंक्शन की वैल्यू। ये कह दीजिए केवल फंक्शन की वैल्यू निकालो और लिमिट निकालो, और दोनों सेम आ गई तो फंक्शन वो कंटिन्यूस होती है। अरे उसको यही देख देते थे हम सिंगल वेरिएबल में, तो क्या कर लेते, 1 पर लेफ्ट लिमिट किससे निकलेगी, 1 से कम इसमें है तो 1 से लेफ्ट इससे निकलेगी, बस x की जगह 1 भर दो तो वही लेफ्ट लिमिट है, कितनी आएगी, 2 आएगी। और राइट देखनी है तो इसमें लिखा हुआ 1 से ज्यादा, तो इससे आएगी राइट लिमिट, तो 1 भर दो, यहां 3 आएगा। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट 3 है, और जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि लिमिट ही निकल रही। सही है, तो कंटिन्यूटी का रूल यही होता है कि जिस पॉइंट पर तुम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो उस पर फंक्शन की लिमिट निकालो और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो दोनों सेम आनी चाहिए। सही है, तो इस क्वेश्चन को करें तो यदि सही तरह से कर जाए तो ये कंटिन्यूटी के हिसाब से होगा, बाकायदा लिमिट निकाल कर जो है। तो करके दिखाता हूं, फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे 1 मिनट में कर देता हूं। बस यू पे ध्यान देना एक बार, मैं यू को चेक कर रहा हूं क्योंकि मुझे फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट कंटिन्यूस चेक करना। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं मैं। कंटिन्यूटी कहां पर चेक करें वही बता देता हूं, 0 0 पर। यू कुछ बताओ, यू क्या थी वास्तव में, यू की 2 वैल्यू आई थी। पहली वैल्यू थी हमारी इतनी, याद है तुम्हें, ये रहा यू की वैल्यू तो x³ - y³ अपॉन x² प्लस y²। चलो जी, यहां पे लिख दिया x³ माइनस के y³ अपॉन x² प्लस y²। कब, जब x y 0 0 नहीं है, और ये थी 0 जब x y की वैल्यू क्या है, 0। बस यहां पर 0 पर चेक करना तुम्हें, तो क्या करेंगे, हमें अगर कंटिन्यूअस है तो 0 0 पर चेक करेंगे हम, 0 0 पर। तो u की जो लिमिट है 0 0 पर, वो u की वैल्यू 0 0 पर जो है उसके समान होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बताओ u की वैल्यू 0 0 पर कितनी है, 0 है, तो ये लिमिट भी 0 आनी चाहिए। तो हम यहां लिमिट निकालेंगे, समझ रहे हो तुम, और तब देखेंगे कि क्या वास्तव में फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ रही है या नहीं आ रही। अब मैं इस लिमिट को सोल्व करके दिखाता हूं। नाउ लिमिट एक्स वाई टेंस टू किस पर, 0 0 पर, किसकी, यू एक्स वाई की। भरो यू एक्स वाई की वैल्यू कौन सी ली जाएगी, नीचे वाली या ऊपर वाली, सोच के बोलो। एक्स वाई टेंस कर रहा है 0 0 की ओर, तो ऊपर वाली ले लो, तो कितना आ जाएगा, x³ माइनस y³ अपॉन x² प्लस के y²। सोच के बताओ, इसमें एक्स वाई की जगह डायरेक्ट 0 0 भर दूं तो क्या बनेगा, 0.0। तो ऐसे तो सोल्व होने की नहीं है, तो फिर रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे रास्ते हमें क्या दिखाते हैं, जिस चीज पर हमें जाना होता है उसका वो मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें क्या सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन करना आता है, और ये डबल में चल रहा, तो रास्ते का फायदा उठाकर उसे हम सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन रास्ता ऐसा होना चाहिए जो उस बिंदु से होकर जा रहा हो। तुम्हें जाना हरियाणा और दिल्ली होकर जाना है, सही बात है, और तुमने रास्ता पकड़ लिया कोई ऐसा जो दिल्ली होकर जाता ही ना उधर को, समझ रहे हो मेरी बात को। तो रास्ता ऐसा पकड़िए जो उस पॉइंट से होकर जाता हो, और हमें कहां से होकर जाना, 0 पर जाना, तो 0 से होकर जाने वाला रास्ता पकड़िए ना। ठीक है, तो कौन सा रास्ता पकड़ लूं, सबसे आसान पकड़ होता रास्ता y बराबर mx, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन में वो ओरिजिन पर पूछता है, और ओरिजिन से जाने वाले इनफाइनाइट रास्ते होते हैं। तो यहां पर रास्ता कौन सा पकड़ लें हम, y बराबर mx का। इस रास्ते के अलोंग इस लिमिट को सोल्व करें, x³ माइनस के m³ x³ अपॉन में आ जाएगा यहां पर x² और प्लस क्या हो जाएगा, m² x², और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जल्दी से इसमें भर के दिखाओ, x
हाँ एक x बच जाएगा ना ऊपर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर x बचा 1 माइनस एम क्यूब और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब x की जगह 0 भरोगे तो ये लिमिट 0 आएगी, ये m पर डिपेंड नहीं हुई, इसका मतलब ये लिमिट यूनिक आएगी। अब बहुत से बच्चे कहते हैं तुमने इस रास्ते से निकाली है लिमिट y इक्वल टू एम एक्स है, क्या पता पैराबोला से निकालना है तो लिमिट अलग आ जाए, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट तभी मानी जाती है चाहे किसी भी रास्ते से निकालें, वो सही नहीं आनी चाहिए। अब वो कह सकता तुमने तुक्का लगा दिया, मान लो y इक्वल टू एम एक्स करते तुम, आगे लिमिट 0 मानने वाले बात है। अगर हम इस रास्ते का इस्तेमाल करें पैराबोला का, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का, ये भी तो ओरिजिन से जाने वाला, इससे निकाल देख लो, तो रख के देखो, करिए सोल्व। अगर मैं यहां पर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का इस्तेमाल करूं तो क्या ये लिमिट कैसे बैठेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब नहीं जाएगा, y स्क्वायर की जगह x भरेंगे, रूट x भरेंगे, उसकी पावर कितनी जाएगी 3 जाएगी, अपॉन में एक्स स्क्वायर जाएगा और यहां पर क्या जाएगा x आ जाएगा। ऊपर सोचो कितना बैठ गया, ऊपर बैठ गया एक्स क्यूब माइनस के एक्स की पावर 3/2 अपॉन में बैठ गया यहाँ पर नीचे है क्यों तुम्हारा, बस ये बैठ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस लिमिट को सोल्व करना, एक्स की जगह 0 भरेंगे तो 0.0 आएगा, तो सोल्व कैसे करूं बताओ तुम, सिंगल वेरिएबल की लिमिट है, तुम बताओ कैसे सोल्व करो, हॉस्पिटल रूल लगा दूं, कॉमन ले लूं, कैसे भी करो सोल्व करो, करो। ऊपर से तुमने कॉमन लिया, एक्स कॉमन ले लिया यहां से, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा एक्स की पावर 1/2 और नीचे से तुमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बचा, इससे ये कट गया, x की जगह 0 रखो, ऊपर 0 आ गया नीचे 1 आ गया, लिमिट सोल्व तो हो गई, ये आगे 0, नहीं समझे। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसी रास्ते से दिखाई तुमने, नहीं किसी भी रास्ते से निकालिए 100% 0 आएगी, वरना कंटिन्यू नहीं होने की है, कि कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी ही चाहिए किसी भी रास्ते से निकालें, और वो उतनी आनी चाहिए जितनी फंक्शन की वैल्यू है। और तुमने देखा होगा फंक्शन की वैल्यू 0 0 पर कितनी थी, 0 ही थी, और लिमिट भी 0 आ गई, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगी। तो ये तो सही तरीका है, वरना अलजेब्रिक देख के वो डायरेक्ट कर देते हैं बच्चे, जरा कुछ चीजें सबको याद होती हैं, जब पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होती हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत है, इसके अंदर कंटिन्यूटी में अलजेब्रिक कहने में, अलजेब्रिक में एक प्रॉब्लम आती है, जैसा कि यहाँ पे नीचे क्या आ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा, अगर हम 0 भरें तो क्या बन जाएगा, 0 0 भरने पर नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो खतरा हो जाता है, तो उन्हें ऐसे ही चेक करना चाहिए फिर लिमिट निकाल के ही, तो तुक्का कभी कभी फेल भी हो जाता है, चलो वो तो तुक्का है, अब मैंने सही तरह से तुम्हें ये बता दिया। और देखिए एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन है, एफ जेड की वैल्यू दी गई है हमें, ये जब जेड नॉट इक्वल टू 0 है और 0 पर 0 बताई गई है, तब तुमसे ये लिमिट निकलवाई गई है, और ये लिमिट 0 आएगी एज जेड टेंड्स टू 0, तो किस पॉइंट पर लिमिट पूछ रहा है वो, 0, देखो जेड टेंड्स टू 0 अलोंग एनी रेडियस वेक्टर, अगर इस लिमिट को तुम सोल्व करोगे किसी रेडियस वेक्टर के अनुसार, ठीक, और फिर क्या करा, बट नॉट एज जेड टेंड्स टू 0 इन एनी मैनर, और यदि किसी और तरीके से सोल्व करोगे तो फिर ये लिमिट 0 नहीं आएगी। तो मैं सोल्व कर रहा हूं, इसे ध्यान देना, देखो एफ जेड की वैल्यू देखो कितनी है, एफ जेड की वैल्यू है पहली एक्स वाई स्क्वायर और यहां पर लिखा है एक्स प्लस आई वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, कब, जब जेड 0 नहीं है, वरना 0 है जब जेड की वैल्यू 0 है। अब मुझे ये लिमिट सोल्व करनी है, वो कह रहा है ये जो लिमिट है ये 0 आएगी, कब, जब जेड टेंड्स टू 0 होगा, लेकिन अगर तुम लिमिट निकालोगे अलोंग रेडियस वेक्टर के अनुसार। अब इधर ध्यान देना, हम निकाल रहे हैं, इस लिमिट को सोल्व करना चाहते हैं, लिमिट उसने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखी है, मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूं, वो ये चाह रहा है एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड, वो कह रहा है इस लिमिट को सोल्व करो और वो 0 आएगी वो लिमिट, लेकिन ये लिमिट तभी 0 आएगी जब तुम किसी रेडियस वेक्टर के अलोंग सोल्व करोगे इसे, और यदि किसी और तरीके से सोल्व करोगे तो फिर ये 0 नहीं आने की। चलो पहला पार्ट तो करें, चलो बताओ, इसको सोल्व करने के लिए एफ जेड की वैल्यू चाहिए मुझे, तो एफ जेड की वैल्यू ऊपर वाली भरूं या नीचे वाली भरूं, ऊपर वाली भरो, क्योंकि 0 पर तो 0 रखी है, खुद ही पूछी उसने, ठीक है, और जेड हमारा 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो हम ऊपर वाले लेके चलेंगे, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स प्लस आई वाई अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, और 0 पे कितना आ गया 0 अपॉन में जेड आ गया। अब जब सारा क्वेश्चन तुमने एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया तो जेड को भी एक्स वाई में कन्वर्ट कर लो, तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, और यहां पर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर यहां पर एक्स प्लस आई वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, और यहां आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई, तो इससे ये कट भी जाएगा, सही है। अब हम इस लिमिट को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर ऐसे सोल्व जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, वरना हमें इसे सिंगल वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा किसी रास्ते के अनुसार। ये रहा,
सोचो क्या ऐसी डायरेक्ट सोल्व हो सकती है? एक्स वाई की जगह जीरो भर दूं तो 0/0 बन जाएगा, सोल्व नहीं हो पाएगी। तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? किसी रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब रास्ते उन्हें खुद बताएं कि जब इस लिमिट को सोल्व करो तो रेडियस वेक्टर के अलोंग सोल्व करना। अब रेडियस वेक्टर क्या पता होती है? सबको पता रेडियस वेक्टर क्या होती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व हो, उस कर्व के किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो, वही रेडियस वेक्टर कहलाता है। लेकिन हमें कर्व भी कैसे लेने हैं? क्योंकि 0 0 पे जाना, तो ऐसे कर्व लेने हैं जो ओरिजिन से होकर जाए। ये कर्व लिया मान लो मैंने, या कोई लाइन ले ली। अब ये पॉइंट है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पोलर फॉर्म में ये आर होता है, ये थीटा होता है, तो इसको इससे मिला दो ये, तो ये लाइन क्या कहलाती है? रेडियस वेक्टर कहलाती है। ये लाइन क्या है? रेडियस वेक्टर। और ये रेडियस वेक्टर क्या होता है? y बराबर mx के रूप में तो होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे रेडियस वेक्टर हमेशा ही क्या? ओरिजिन से जाने वाली लाइन तो है। और उसकी इक्वेशन क्या होगी? y = mx। इसका मतलब वो ये घुमा कर बोल रहा है उसको, रेडियस वेक्टर ना कहकर तुम y = mx बोल सकते हो। तो हम इस लिमिट को सोल्व कर रहे हैं अलोंग रेडियस वेक्टर कह दीजिए, रेडियस वेक्टर बोल दीजिए, या y = mx बोल दीजिए। चलो सोल्व करके दिखाओ ये लिमिट कितनी बैठेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0, y की जगह तुमने mx रखा तो m² x² अपॉन में x², और यहां पर कितना जाएगा? m⁴ x⁴ सोल्व करके दिखाओ। x की जगह डायरेक्ट 0 भरोगे तो सोल्व नहीं होगी, क्योंकि 0/0 आएगा। तो x⁴ ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे से कॉमन ले लो, दो तो कट जाएंगे ना कम से कम, तो दो काट लो इसमें से। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से x बचेगा और m² और नीचे बचेगा 1 + m⁴ x²। अब x की जगह 0 भरो, ऊपर 0 आ गया, नीचे 1 + 0, लिमिट सोल्व हो गई। कितनी आ गई? 0। यही कहा था उसमें कि अगर इस लिमिट को तुम अलोंग रेडियस वेक्टर सोल्व करोगे तो 100% 0 आएगी, लेकिन किसी और रास्ते से सोल्व करोगे तो फिर ये लिमिट 0 नहीं आने की। इसका मतलब क्या हुआ? ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यही तो मतलब है। तो अब किसी और रास्ते से निकालते हैं हम। y = mx का रास्ता लिया हमने, लाइन वाला रास्ता लिया, उससे लिमिट 0 आ गई। और कोई रास्ता बताओ ओरिजिन से जाने वाला, पैराबोलिक ले लो, y² = x से लेके देख लो, y² = x। तो अब मैं सोल्व कर रहा हूं अलोंग y² = x। चलिए जाए बाई 1 में, जब बाई 1 को सोल्व करोगे तो क्या बैठेगा? एक मिनट, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, y² की जगह तुम्हें भरना है x। मैं ये नहीं कह रहा कि y² = x ही लो, कोई और रास्ता पकड़ लो, क्या पता इससे भी 0 आ जाए। बोलो क्या आएगी? x, y की जगह कितना आ गया? y² की जगह x अपॉन में यहाँ x² और यहाँ भी x², x² कॉमन, ऊपर वाला x² कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये आ गई लिमिट 1/2। तो यदि हम पैराबोला वाले रास्ते से निकाले हैं तो लिमिट 1/2 आती है, और रेडियस वेक्टर के अनुसार निकालना, लाइन के अनुसार, तो वो 0 आती है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। समझ में आ गई बात तुम्हें? क्वेश्चन कंप्लीट हो